हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का फिजिक्स, 12th फिजिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। 12th फिजिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जी कैपिलरी राइज का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल देखो। एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक डायग्राम बना लो। ये आपका कंटेनर है, ठीक है ना। इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब डाला है और यहाँ पे आपका ऐसा शेप फॉर्म कर रहा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये हाइट इसका एच है। ठीक है ना। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच होता है, रो जी एच। ठीक है, इज इक्वल टू, हम लोग प्रूफ किए थे कि 2T अपॉन आर के बराबर होता है ना। टी क्या है? सरफेस टेंशन है। आर क्या है? रेडियस। टी क्या है? सरफेस टेंशन। आर क्या है? रेडियस। ठीक है, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एच क्या है? हाइट। यार क्लियर ना। तो अगर देखो ये अगर ऐसा फॉर्म कर रहा है ना, ये कॉन्वेक्स फॉर्म कर रहा है, तो ये जो स्फेरिकल है ना उसका रेडियस आर है और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को स्मॉल आर लिया और ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, इसके साथ, लिक्विड के साथ। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? अगर मैं cos थीटा निकालूं, ये आर है, ये हाइपोटेनस है, ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा जी? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर cos थीटा होगा, बराबर है। तो इसके अंदर डाल दो फिर, ये जो है ना इसके अंदर, और यहाँ से कैपिटल आर इक्वल टू क्या लिखता हूँ? स्मॉल आर अपॉन cos थीटा, बराबर है। तो ये फॉर्मूला क्या है आपका? रो जी एच इज इक्वल टू 2 थीटा अपॉन आर। ये कैपिटल आर के जगह पे डालो, तो रो जी एच इज इक्वल टू 2T अपॉन आर अपॉन cos थीटा। ये cos थीटा ऊपर डाल दो, तो रो जी एच इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन आर। यहाँ क्लियर ना। ये आपका यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं, कितना राइज किया और फॉल किया, तो ये हो जाएगा 2T cos थीटा अपॉन आर, और क्या आएगा नीचे? रो ना और जी। ये फॉर्मूला मिल गया हाइट, राइज एंड फॉल का। ये लिख लो फिर 2.7 निकल दो। जो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लूइड्स इन मोशन। जो पानी बहती है वो अलग अलग फॉर्म में फ्लो होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लूइड्स इन मोशन, फ्लूइड्स इन मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो मतलब क्या है? ये आपका कांस्टेंट मूव करेगा। ठीक है ना, कोई भी कंटेनर के अंदर या ट्यूब के अंदर
तो measurable properties such as pressure or velocity of fluid at a given point is constant over the time. measurable मतलब जिसको measure कर सकते हैं, ठीक है ना. measurable property such as pressure or velocity of fluid at a given point is constant. Point is constant over the time. ठीक है. तो ये फ्लूइड से ऐसा फ्लो होता है. ठीक है. ये आपका एरिया ए है. ठीक है. ये आपका फ्लो लाइन है. ठीक है. ये आपका ट्यूब के अंदर फ्लो है. यहाँ क्लियर है. नेक्स्ट आता है फ्लो लाइन. फ्लो लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल मूविंग इन अ फ्लूइड. ठीक है ना. हर एक पार्टिकल का ये आपका पाथ है इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं फ्लो लाइन. सो इट इज द पाथ of an individual particle in a moving fluid. नेक्स्ट आता है स्ट्रीमलाइन. ठीक है. स्ट्रीमलाइन को क्या बोलते हैं? इट इज अ कर्व हुज टेंजेंट एट पॉइंट इन अ फ्लूइड इज द डायरेक्शन. इट इज अ कर्व हुज टेंजेंट at any point in the flow is the direction of velocity of flow. Lines are identical. For a steady flow. क्या क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखो. नेक्स्ट आता है फ्लो ट्यूब. नेक्स्ट है फ्लो ट्यूब. ठीक है. फ्लो ट्यूब क्या है? इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस. इट इज एन imaginary bundle of flow lines bound by an imaginary wall. ठीक है ना. तो bundles of fluids को बोलते हैं flow tube. For a steady flow, the fluid cannot cross the wall of the flow tube. ठीक है. इसकी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट फ्लो आता है आपका लैमिनार फ्लो. ठीक है. और स्ट्रीमलाइन फ्लो. So it is a steady flow in which tangent layer of fluid move smoothly. It is a
steady flow in which adjacent layer of a fluid move smoothly over each other उसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो। नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या, इट इज अ फ्लो एट अ हाई फ्लो रेट। जैसे नल खोलते हैं तो धक धक करके पानी तेजी से आता है ना, उसको टर्बुलेंट बोलते हैं। जैसे फ्लाइट में भी टर्बुलेंस आता है तो हिल जाता है ना, वैसे ही ये भी, ठीक है। तो जो पानी फास्ट मूव करता है उसको बोलते हैं इट इज अ फ्लो एट अ वेरी हाई रिस्क, हाई फ्लो रेट, so that there is no steady flow and flow pattern changes continuously ठीक है। इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ये लिख लो, फिर मैं विस्कोसिटी के बारे में बताऊंगा। तो ये डायग्राम बना के देखना है तो देख सकते हो। अगर स्ट्रीमलाइन का डायग्राम देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंस कैसे रहेगा जी? टर्बुलेंस तो कैसे भी भागेगा, कोई तेजी से भागेगा, कोई आड़ा भागेगा, कोई ऐसे भागेगा, कोई ऐसे भागेगा, कोई ऐसे भागेगा। इनका कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स होता है। तो हर एक फ्लूइड का अलग अलग विस्कोसिटी होगा। इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। उसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। यहाँ तक क्लियर ना? तो मान लो एक कंटेनर बना लेता हूँ, उसके अंदर लिक्विड दिखा देता हूँ। ये लेयर सबसे ज्यादा है आपका मैक्सिमम, ये थोड़ा कम, ये सबसे कम, ठीक है। तो उसी तरह से ऊपर में भी, तो इसको बोलते हैं विस्कस फ्लो। तो इसमें हर एक लेयर का अपना अपना वेलोसिटी होता है, उसको हम लोग विस्कस फ्लो बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे रोड जाते हैं तो स्टोन वाला रोड का अलग फ्रिक्शन होगा, डांबर वाले का अलग होगा ना, ठीक है। तो वैसे ही है, समझ गया। तो नीचे इसका पॉइंट लिख देता हूँ मैं। इसको विस्कस फ्लो बोलते हैं। हर एक लिक्विड का अलग अलग वेलोसिटी होता है। डिफरेंट लेयर्स flow with different velocities, ठीक है। सेंट्रल लेयर फ्लो द फास्टेस्ट। तो देख सकते हो ये जो सेंटर वाला है सबसे फास्ट मूव करता है, ठीक है। सेंट्रल लेयर फ्लो फास्टेस्ट एंड आउटर लेयर फ्लो द स्लोएस्ट। ये जो है स्लो मूव करेगा और ये फास्ट मूव करेगा, सेंट्रल वाला, ठीक है। एंड आउटर मोस्ट लेयर फ्लो स्लोएस्ट।
यहाँ तक क्लियर है? ओके। अगर नॉन विस्कस लिक्विड है तो सबका सेम वेलोसिटी होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखो, सब सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, इसको बोलते हैं नॉन विस्कस, नॉन विस्कस फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो। ठीक है, डिफरेंट लेयर है, सेम वेलोसिटी, डिफरेंट लेयर्स फ्लो with same velocity, with same velocity। याद क्लियर ना? तो अगर मैं विस्कोसिटी के बारे में बताऊं तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी is that property of fluid by virtue of which relative motion between different layers of a fluid, different layers of the fluid experience the dragging force, dragging मतलब जो पीछे खींचता है ना, जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं, ड्रैगिंग फोर्स। तो अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊं तो ये आपका स्टेशनरी लेयर हो गया, स्टेशनरी लेयर हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर, ये फिफ्थ लेयर। तो ये v प्लस dv है इसका वेलोसिटी, ये v है, नीचे वाले का v माइनस dv है। तो डिस्टेंस भी वैसे ही ले लो, ये v वाला जो है ना, ये वाला, इसका डिस्टेंस है x, इसके नीचे वाले का क्या है x माइनस dx, ऊपर वाले को क्या है ये x प्लस dx। याद क्लियर है? तो लिक्विड का जो लेयर है वो भी एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, तुम नल ओपन करोगे, जो ऊपर वाला लेयर है ना वो फास्ट मूव करता होगा। ठीक है, ध्यान से देखना अभी, जब नल ओपन करोगे या ट्यूब में से पानी फ्लो होगा तो इन लिक्विड्स viscous drag is due to short range molecular cohesive force and in gases it is due to collision between fast moving molecules। यार क्लियर है ना? अभी देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, मतलब वेलोसिटी को अगर मैं डिस्टेंस से डिवाइड करूंगा उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका डिफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको dv विथ डिस्टेंस dx। ठीक है, इज अ मेजर्ड, ये मेजर्ड है। ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी लेयर,
is called velocity gradient. ठीक है, इसको dv by dx बोलते हैं, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, समझा। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जिसको ईटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स जो है ना F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। ये समझा ना। विस्कस फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स, ठीक है। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ये एक है एरिया जिसके थ्रू लिक्विड फ्लो हो रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा ए डीवी बाई डीएक्स हो जाएगा, समझा ना। तो ये ईटा क्या है, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो ईटा इज इक्वल टू क्या मिला, एफ अपॉन ए डीवी बाई डीएक्स। तो इसका अगर यूनिट निकालेंगे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है, और डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर चला गया, तो आंसर क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना, और ऊपर में सेकंड आएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। समझा। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग स्टोक्स लॉ, ठीक है। तो बारिश के टाइम में जब लिक्विड स्फेरिकल फॉर्म में नीचे गिरता है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा ना हवा का, उसको, उसके लिए स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये आपको लिक्विड है जो स्फेरिकल फॉर्म है, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा होगा जी, ठीक है। ऐसे ड्रैगिंग फोर्स लगेगा ना उसको नीचे गिराने के लिए, तो ये आपका FB हो गया, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, बराबर ना, इसको स्टोक्स लॉ बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द विस्कस फोर्स, उसको FB से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्टिंग ऑन अ small sphere, ठीक है, falling through a viscous medium, is directly proportional to radius of sphere R, ठीक है, and its velocity v through fluid and coefficient of viscosity eta n of fluid, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स FB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा R इंटू V होता है। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, FB इज इक्वल टू 6 पाई NRV, ठीक है। ये स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर ये 2.8 न्यूटन करो, फिर टर्मिनल वेलोसिटी बता दो।
नेक्स्ट पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे जी? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखो इसके लिए एक डायग्राम बना लो। एक कंटेनर है, यहाँ तक फ्लूइड है, ये आपका स्फेरिकल एक लिक्विड लिया हो जिसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको आप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, उसको Fb से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक फ्रिक्शनल फोर्स जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, विस्कस फोर्स, उसको भी F। ये आप थ्रस्ट को Fu से रिप्रेजेंट करो, इसको Fb से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। और नीचे लगेगा एक mg फोर्स, उसको डाउनवर्ड फोर्स बोलते हैं, डाउनवर्ड। इस फोर्स का वैल्यू क्या है? Fg। तो ये जो Fg है, डाउनवर्ड फोर्स ऊपर वाले फोर्स को इक्वल करेगा, Fu प्लस Fb होगा, ठीक है। अभी देखो, अभी टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स होगा, बराबर ना। तो डाउनवर्ड फोर्स mg है, क्या है जी? mg। और ये आपका थ्रस्ट फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, अभी बताया था, स्टोक्स लॉ, 6 पाई nRV प्लस, ठीक है ना। और ये पॉइंट फोर्स, ये वाला विस्कस फोर्स, तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ? mg को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम ना। तो मास को क्या लिख सकता हूँ? डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। यहाँ क्लियर है क्या? और यहाँ पे क्या होता है, ये आपका विस्कस फोर्स है ना, रो जी एच होता है, क्या होता है? रो जी एच, समझे। और यहाँ से रो इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? मास इनटू वेलोसिटी, बराबर है। हाँ, यहाँ पे ये गलत कर दिया ना, देखो ध्यान से, ये मास इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना जी, समझा? अभी ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास इज इक्वल टू क्या आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। फिर डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाल दो, क्या मिलेगा? ये हो जाएगा, मास की जगह पे क्या लिखना है? 4/3 पाई r क्यूब, इसका डेंसिटी क्या है? रो इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई nRV प्लस, ये आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब डेंसिटी इंटू जी। ये समझा आपको? समझा ना। देखो यहाँ पे अलग अलग डेंसिटी है, ये ऊपर वाले का डेंसिटी क्या लिया हूं मैं? रो लिया हूं, ठीक है। ये यहाँ पे ये सिग्मा लिया हूं, ये रो है ना, दो अलग अलग डेंसिटी लिया हूं, ये ऊपर वाले का है, ये नीचे वाले का है, समझा ना। अभी यहाँ से मैं 6 पाई nr इक्वल टू, तो इसको लेफ्ट में लूंगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये 6 पाई nRV इज इक्वल टू, उसको लेफ्ट में लो तो क्या मिलेगा? 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी माइनस 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी। कॉमन जो है वो बाहर ले लो, 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी, सिग्मा माइनस रो इज इक्वल टू 6 पाई nRV। यहाँ तक क्लियर है ना? जो कैंसिल हो कैंसिल कर देंगे और वेलोसिटी का वैल्यू निकाल लेंगे। ये वेलोसिटी चाहिए ना अपने को, तो देखो ये पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, ये 2 बचेगा, सही है। ये तुम्हारा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा,
तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2 बाय ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा n, ऊपर में क्या बचा r स्क्वायर इंटू g, ठीक है ना। ये क्या है समझा ना, सिग्मा माइनस रो, तो इसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, समझा। तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। चलो ये लिख लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखो, अगर ऐसे लिक्विड फ्लो हो रहा है ठीक है, तो ये आपका लार्ज एरिया है, ये आपका स्मॉल एरिया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स ले लो, ई एफ जी एच, इसका एरिया 1 है, A1 है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम होता है ना, तो ये डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो v1 इंटू डेल्टा टी होगा, ठीक है। ये है पी क्यू आर और एस, ये डिस्टेंस d2 को v2 इंटू डेल्टा टी होगा, ये आपका पी क्यू आर एस। तो ये जो फ्लूइड है इनकम्प्रेसिबल है, तो ये फास्ट मूव करेगा, तो यहाँ से जो लिक्विड इंटर कर रहा है यहाँ से सेम निकलेगा, ठीक है ना, उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलता है। तो ये लिख लो, मास ऑफ फ्लूइड इन सेक्शन EFGH is equal to mass of fluid in section PQRS, ठीक है ना। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है जी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी को रो ले लिया, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ, एरिया इनटू डिस्टेंस v1 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू रो एरिया टू वेलोसिटी टू डेल्टा टी, ये समझा। तो जो कॉमन है कैंसिल कर दो, रो रो सेम लिक्विड है तो कैंसिल, सेम टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 होगा ना, इसी को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। ये लिख लो और 2.10 न्यूमेरिकल करो, और देखो यहाँ पे दो तीन पॉइंट और बताता हूँ। तो ये जो AV है, एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यहाँ तक क्लियर है। तो दूसरा पॉइंट देखो, एरिया इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो थर्ड पॉइंट में क्या है, dv बाई dt को क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम passing through any cross section of tube flow is called volume flux, ठीक है। तो ये रो dv by dt इज इक्वल टू dm by
dt। ठीक है, इसको हम लोग मास फ्लक्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो ये लिख लो, 2.10। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना बर्नौली इक्वेशन 2.9। बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका ट्यूब है, ये आपका एरिया है। ठीक है, ये पॉइंट को P और Q ले लो, ये वेलोसिटी V1 है, ये आपका P1 A1 हो गया, हैविंग हाइट, ये हाइट H1 है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को V1 ले आओ। यहाँ तक क्लियर है? ये क्या हो गया, ये R है, ये S है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है D2। एरिया क्या है जी इसको A2। ठीक है, ये P2 A2। ठीक है ना, फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ ट्यूब ऑफ बेरिंग क्रॉस सेक्शनल। तो इसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है, लेकिन एरिया अलग है, यहाँ का एरिया अलग है, यहाँ का अलग है ना। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स through a tube of varying cross section and height। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दोनों के लिए सेम अप्लीकेबल होगा, A1 D1 इक्वल टू A2 D2। तो वर्क क्या होता है जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो चेंज इन वर्क डन निकालेंगे तो P1 A1 D1 माइनस P2 A2 D2 होता है, ये चेंज इन वर्क डन। ठीक है ना, वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आता है ना, तो फोर्स के जगह पे प्रेशर इनटू एरिया डाल दो, तो ये तुम्हारा फोर्स है, समझा ना। ये फोर्स 1 और ये फोर्स 2। यहाँ तक क्लियर है? और P1 P2 प्रेशर है, तो W इज इक्वल टू P1 इंटू dV माइनस P2 इंटू dV। यहाँ तक क्लियर है? तो वर्क डन इज इक्वल टू dV इंटू P1 माइनस P2। यहाँ का वर्क इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम इंटू चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो टोटल वर्क डन अगर मैं निकालूंगा तो ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है, बराबर है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1/2 mv² फॉर्मूला होता है ना, तो इसको चेंज इन वॉल्यूम में निकालेंगे तो 1/2 रो। ठीक है, A2 D2 इंटू V2² माइनस 1/2 रो A1 D1 इंटू V1²। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन है वो बाहर ले लेते हैं, अगर डिस्टेंस सेम है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 1/2 रो dV। ठीक है, यहाँ पे आएगा V2² माइनस V1²। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। नेक्स्ट है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या आएगा जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये आएगा रो डेल्टा V G इंटू H2 माइनस H1। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है।
ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन देखो, वर्क क्या हो जाएगा टोटल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इंटू चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी क्या आया था 1/2 रो dV इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो dV इंटू G H2 माइनस H1, बराबर ना। तो जो कॉमन है वो कैंसिल कर दो, कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, dV dV कॉमन दिख रहा है ना। तो P1 माइनस P2 क्या आया 1/2 रो आया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो इंटू G H2 माइनस H1, ये आपका टोटल इक्वेशन मिल गया। ये आपका वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। इसको अरेंज करना है तो कर लो, सेम वेरिएबल को सेम साइड लिख लो, ठीक है ना। तो P1 V1 और H1 वाले पार्ट को लेफ्ट में कर लो, बाकी को राइट में कर लो। तो P1 प्लस ये क्या मिलेगा, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2, समझा। ये आपका दोनों साइड में लिख दिया, यहाँ क्लियर है। तो ये आपका प्रेशर एनर्जी बोलते हैं इसको, प्रेशर एनर्जी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली फॉर द राइट हैंड साइड, समझा ना। चलो ये लिख लो फिर आगे बढ़ो।